हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की जो है एक ट्रेन में भीख मांग रही होती है और उसी डिब्बे में एक लड़का जो है बैठ के डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो लड़की को देखता है तो वो लड़की बहुत सुंदर होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है और वो सबसे जो है भीख मांगते हुए उसकी तरफ आ रही थी। तो वो आते हुए देख सोच रहा था कि ये इतनी खूबसूरत लड़की है, लगता है कोई बहुत बड़े घर की लड़की है, ये भीख मांग रही है। आखिर इसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये ऐसी अवस्था में ये भीख मांग रही है। क्योंकि कोई भी खूबसूरत लड़की जवान होती है तो वो बहुत ही सोचती है, घबराती है, लेकिन ये अकेले भीख मांग रही है तो ऐसी कोई ज़रूरत इसको ज़रूर ऐसी है जो इसके घर में जो दिक्कतें हैं, तभी ये भिखारन भीख मांग रही है। तो भिखारन भीख मांगते मांगते इसके पास जैसे ही आती है तो ये सोचने लगता है कि इसको क्या दूं। फिर वो दोस्तों उसके पास जेब में 15,000 रुपये होते हैं, वो 15,000 रुपये भी दे देता है और देने के बाद उसके घर तक भी पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद जो है उससे शादी करने का बारे में सोचने लगता है। तभी गांव वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद दोस्तों ऐसा क्या होता है आगे गांव वाले उसके साथ करते हैं, ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। जो कि ये कहानी वही पटना की है और वहीं पे ये लड़की रहती है और वहीं से कुछ दूरी पे आगे कोटा से जो भीख मांगने के लिए जाती है। और भीख मांगते 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 वो जा रही थी। तो जाते हुए वो जो लड़का होता है जिसका नाम निखिल होता है, वो उस तरफ जब भीख मांगते हुए पहुंचती है तो ये सोचने लगता है कि ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, देखने में बढ़िया लग रही है और ये इसको ऐसी क्या आपत्ति ऐसे पड़ गई है कि इसको भीख मांगना पड़ रहा है। देखने में तो ये बड़े घर की लग रही है, कोई बात जरूर है, कभी दिक्कतें हैं तभी ये भीख मांग रही है। तो वो दोस्तों जब इसके पास आती है तो ये क्या करता है कि देखता है तो पैंट में इसके पास जो है कुछ सिक्के होते हैं, निकाल के देखने की कोशिश करता है। फिर इसके मन में एक बैग आता है कि इसको सब लोग 10-5 रुपए दे ही रहे हैं तो मैं भी दे दूंगा तो ये भी मैं उन्हीं के बराबर हो जाऊंगा। तो सोचता है, कहता है कि अगर मैं इसको पैसा दे दूं कि जो पैसा हो कि ये इसको भीख ही ना मांगना पड़े कुछ दिन के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो क्या करता है कि अपनी जेब से 15,000 रुपये निकालता है और इस लड़की के हाथ में दे देता है और कहता है कि देखो ऐस अब तुम भीख मांगने का काम मत करना और इससे कुछ रोजगार घर में कोई हो तो उससे करवा लेना। तो लड़की क्या करती है कि वो कहती है कि नहीं नहीं ये पैसे आप रखिए, मुझे 10-5 ही दे दीजिए। यही कहती है कि देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी सुधारने की बात कर रहा हूँ, ना कि भीख मांगने की ओर प्रेरित कर रहा हूँ। ये पैसा तुम रख लो और अपना जो है अपना काम धाम चलाना और इसमें छोटी मोटी कोई काम कर लेना और घर पे ही रह के काम करना। वो लड़की इस बात देखती है, देखने के बाद वो पैसे लेती है और लेने के बाद धीरे से वो ट्रेन से उतर कर चली जाती है। और ये लड़का जो है वहीं पे कोटे में रह के जो है पढ़ाई कर रहा होता है, जो डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा होता है। इसके पिता की 2-3 फैक्ट्रियां होती हैं जो कि भट्टा मालिक होता है और वो पैसा लड़के को अच्छा खासा देते हैं पढ़ाई के लिए और वो रह के वहीं पे पढ़ाई भी करता है और डॉक्टरी का कार्य भी करता है और आगे प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो वो जब लड़की को 15,000 रुपये दे देता है तो उसके पास पैसे बिल्कुल बचते नहीं हैं और वो फिर देखता है तो पर्स में उसका एटीएम रहता है। फिर वो सोचने लगता है कि अरे ये पैसा तो मैंने पूरा ही निकाल के दे दिया, उसमें से कुछ पैसा हमको रख लेना चाहिए था, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रेन में कुछ खाने की, कुछ पीने, कुछ लेने की तो कैसे क्या करूँगा। तो वही सोचता है, कहता है कि एटीएम से भी तुरंत पैसा थोड़ी मिल जाएगा, हर आदमी जो है यहाँ पे कार्ड रख के थोड़ी चलेगा कि मैं स्वैप कर लूँ। वैसे भी मेरे फ़ोन में भी पैसा है, एटीएम में भी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरी जेब में तो पैसा नहीं है। फिर वो इधर उधर देखता है, ढूंढने लगता है, फिर देखता है, कहता है कि देखें वो लड़की किधर गई। आगे फिर वो लड़की जाती है तो 3 बोगी पे पैसा मांगते मांगते फिर वो धीरे से निकल जाती है और ये दूसरी बोगी में भी उतर के चढ़ जाता है। जाने के बाद तीसरी बोगी में भी जाता है। जाने के बाद काफ़ी तलाशता है, देखता है तो वो लड़की मिलती नहीं है। तो फिर वो सोचने लगता है कि ये तो मैंने गलत किया, कम से कम उस लड़की से कुछ पता होता, जान लेता कि आखिर वो कहाँ रहती है, किस तरह रहती है। लेकिन मैंने कुछ न पूछा न जांचा, ऐसे उस पर ऐसे प्यार आया और उसको देखने के बाद मैंने उसको पैसा दे दिया। तो फिर वो अपने दोस्त से यही बात कहता है
कि यार दोस्त एक गलती मैंने कर दी। तो दोस्त कहता है क्या गलती तुमने की? कहते एक दिन मैं आ रहा था यहीं पर कोटा से बैठा था मुगल सराय जाने के लिए, तो बीच में एक भिखारन लड़की हमको मिली थी और वो लड़की भीख मांगते हुए आ रही थी। तो देखा मैंने कि सब लोग 10-5 उसको दे रहे थे, तो लड़की काफी खूबसूरत और अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा अगर ये कुछ पैसे इसको दे देता हूँ तो इसकी स्थिति सुधर जाएगी और पैसे से घर में कुछ काम कर लेगी। तो मैंने उसको पैसा जो है पूरा 15,000 रुपये उसको दे दिए और देने के बाद फिर मेरे पास पैसा एक भी बचा नहीं। अब वो लड़की पता नहीं वो लड़की यही धंधा करती है कि घर में कोई और काम कर लिया कि हमने, वो मेरे साथ फ्रॉड कर रही थी कि वो पैसा भीख मांगने को बता रही थी। फिर वही सोचता है तो उसका दोस्त कहता है अरे यार इसमें ऐसी क्या बात है, उसको अगर जानना है तो जिस स्टेशन से चढ़ी थी या जहाँ पे तुमने देखा था उसी स्टेशन के आसपास से वो चढ़ती होगी और 1-2-3 स्टेशन पे उतरती होगी। 1-2-3 स्टेशन उसको देखो, तुम्हारे यही हफ्ता 10 दिन जाएगा, लेकिन वो लड़की तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि वो कहाँ पे कैसे मिली थी क्या है। तो कहता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर वो बैठे बैठे मन में सोचा करता है कि ये बात तो उपाय मुझे बहुत सही बता दिया है कि वो लड़की अगर अगर वो जा रही होगी या भीख मांग रही होगी तो इसी के आसपास वो मिल जाएगी। एक दिन होता क्या है कि वो कोटा से मुगल सराय की गाड़ी पे बैठता है, उसी गाड़ी पे, और जाने के बाद फिर वो देखने लगता है कि काश वो लड़की कहीं दिख जाए। तो उस गाड़ी से उतर के फिर वो दूसरी बोगी पे बैठता है। बोगी पे देखने के बाद इधर उधर तलाशता है, फिर वो लड़की मिलती नहीं है। लेकिन इसका दिल जैसे लग रहा था कि उसी की तरफ भागा जा रहा है। ये परेशान था, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, इसके मन में यही ख्याल आ रहा था काश वो लड़की मिल जाती। फिर मन ही मन वो कहा कि मिलेगी तो है ही है, आज नहीं तो कल मिलेगी। तो वो इसी तरीके से 2-3 दिन तलाशा। एक दिन देखा कि वो लड़की किनारे से भीख मांग रही थी, तो उसके मन में तसल्ली आ गई कि चलो लड़की मिल तो गई। वो देखता जाता है, तभी वो लड़की भीख मांगते मांगते उसकी तरफ भी आ रही थी। तभी वो लड़की भी देख लेती है कि अरे ये तो वही लड़का है जो एक दिन हमको पैसा दिया था। फिर वो मांगते हुए पीछे से होने लगती है, होने के बाद इधर उधर मांगती है पैसा और धीरे से पीछे से निकल जाती है। तो ये अभी ये सोच ही रहा था निखिल कि मैं कुछ उसको रोक के आगे बात करूंगा, लेकिन फिर वो एकदम से जब गायब हो जाती तो इसके मन में खलबलाहट होती है कि आखिर वो लड़की फिर से कहाँ से चली गई, अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। फिर देखता है तो वो लड़की आगे धीरे धीरे जा रही होती है किनारे से। तो फिर ये उसको पकड़ता नहीं है और ना आगे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसके पीछे पीछे जाता है, देखता है कि लड़की जा कहाँ रही है। फिर ये लड़की वहां से 1-2 किलोमीटर दूरी पे जाती है और जाने के बाद एक खपड़ैले से घर में घुस जाती है और ये वहीं पे जाके सारा नज़ारा देखने लगता है कि आखिर ये कितनी सच्चाई है, ये लड़की सही मुझ भीख मांगती है या कि इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, किस तरीके की है। उसके मन में ये बात भावना लगी रहती थी कि काश मैं उसको देखूं कि वो कैसी है। फिर वो क्या करती है कि जब चली जाती है तो वहाँ पे एक गौशाला होता है, गाय वहाँ पे 2-3 गाय होती हैं, वही जाता है और गायों के बगल में ये छिप जाता है। तो देखती है कि उसकी माँ जो है गाय दूहने आती है और दूहने के बाद अंदर ले जाती है। तभी ये दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पे एक बुढ़ा टाइप का आदमी था, उसके पैर कटे हुए थे। तो देख के जो है वो परेशान हो जाता है कि अरे ये तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। एक औरत है वो भी फटे पुराने कपड़े पहनी हुई है और हमको लगता है ये इसका पिता होगा, इसके भी पैर कटा हुआ है। तो ये मतलब ये बिल्कुल सही मुझ गरीब है, इनके पास पैसे की बहुत तंगी हुई है। तो वो बेचारी चूल्हे पे, किनारे चूल्हा होता है उसी में खाना बनाने जा रही होती है। कहती है ठीक है मैं खाना बना रही हूँ। फिर वो क्या करती है कि रात का समय रहता है और ये वहीं पे छुप जाता है और छुपने के बाद जो है वो देखा करता है कि आखिर कब इससे मुलाकात होगी प्राची से। तो फिर वो बोलता नहीं है कुछ, वहीं चुपचाप इन्हीं को देखा करता है। ये फिर क्या होता है कि रात में जब जहाँ जूठन सब रखा रहता है वहीं से जूठन उठाती है और गाय को डालने जाती है। और गाय को डालने जाती है तभी देखती है कि वहीं पे निखिल चुपचाप किनारे दुबका बैठा हुआ है। वो देख के बिल्कुल डर जाती है और डरने के बाद चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, किस तरीके से आ गए। तो कहता है, उनके मुंह पे चुप हाथ रख लेता है और कहता है चुप हो जाओ,
मैं तुम्हें कुछ परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, न मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। मैं तो तुम्हें ऐसे ही तुम्हारा हाल चाल पता करने के लिए आया था और तुम्हें देखने के लिए आया था। मुझे रहा ना गया तो मैं चला आया। तो कहती है कि ठीक है, तुम अगर आ गए हो तो तुम बताओ यहाँ पे क्या करने आए हो, कैसे आए हो, कब से आए हो। तो कहता वही ट्रेन की बोगी में तुम्हें देख रहा था। देखने के बाद मैंने देखा कि तुम भीख मांग रही हो, मांगते हुए आ रही थी। फिर मैं दूसरी तरफ देखने लगा, तब तक तुम वहां से गायब हो गई। तो मैं तुम्हें देखने की चाहत में आया कि आखिर तुम्हारा घर कैसा है, तुम किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हो। तुम्हें मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, मैं पीछे पीछे तुम्हारे चला आया। क्या तुम दिन के आए हुए अभी तक हो यहाँ पे? कहता हाँ, मुझे भूख भी लगी हुई है और क्या करूं। तो कहती है ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ अगर खाना वाना बचा होगा या कुछ बना होगा तो मैं देखती हूँ, कुछ बनाती हूँ। तो माँ से कहती है अपने कि माँ ऐसा करते हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ मुझे पेट, तो मैं कुछ रोटियां बना लेती। तो उसकी माँ कहती है कि क्यों, तुम खाई नहीं? कहीं माँ वो क्या है कि मैं मुझे भूख नहीं लगी थी, पेट में दर्द था तो रोटी डालने के लिए गई थी। तो मुझे अब भूख की लग रहा है, भूख लगी है तो मैं कुछ रोटियां बना लेती हूँ। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, अच्छा बना लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक दो रोटी बनाती है, बनाने के बाद जो है अचार उसमें रख के और निखिल के पास लाती है। और लाने के बाद उसको कहती है लो ये खा लो। तो निखिल कहता है ठीक है। तो उसमें प्याज व्याज भी रखी रहती है, मिर्चा रखी रहती है, अचार रखे रहती है। और उसको जो है रोटी बहुत ही मीठी और बहुत ही अच्छी लगती है। वो कहती है कि प्राची, ये तुम्हारी सूखी रोटी भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो एक रोटी थोड़ा सा टुकड़ा काट के प्राची को भी खिलाता है। कहता लो तुम भी खाओ, देखो कितनी अच्छी है, प्याज की रोटी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस पे प्राची भी खा लेती है और कहती है कि ऐसा है। और फिर वो खाना खाने के बाद फिर वो काफ़ी ढेर सारी बातें करते हैं 2-3 घंटा बाद बात। तो फिर वो पूछता है कि प्राची, ये तुम्हें भीख मांगने की स्थिति कैसे आ गई, कैसे ये तुम्हारा घर इतना गरीब हो गया? तब वो कहती है कि पापा जो मेरे थे वो एक मकान में काम कर रहे थे और मेरे राज्य मिस्त्री है मेरे पापा, और काम कर रहे थे तो ऊपर से गिर पड़े थे। और गिरने के बाद इन्हें काफ़ी सारी चोट आई थी और उसके बाद इनका पैर में काफ़ी चोट आई। तो इनका पैर इतना खराब हो गया कि इनके पैर को काटना पड़ गया। स्थिति फिर धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि ये बाहर काम भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर उसके लिए जीवन यापन के लिए फिर पैसा, बिल्कुल जितना पैसा था सब उनकी पैर के इलाज कराने में लग गया और पैसा बिल्कुल भी अब नहीं बचा था। घर पे खाने के लाले पड़े थे। तब मैंने सोचा कि लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब मैं भीख मांगने जा रही थी और वहीं पे मुझे वही 2-3 घंटा भीख मांगती थी उसी ट्रेन में, तो कुछ हम लोग का गुजारा चल जाता था। वहीं भीख मांगते हुए आपसे मुलाकात हुई थी। आपने मुझे पैसे दिए थे। तो पैसे जो मैं 15,000 रुपये लेके आई थी उसमें कुछ लोगों का पैसा उधार बाकी था तो वो हमें देना पड़ा, कुछ दवाइयाँ लानी पड़ी थी। तो इससे पैसे कुछ खर्चा हो गया, मैं आगे काम नहीं कर पाई। और फिर मैं उसी तरीके से काम करने लगी थी। तो कह रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, गरीबी आदमी को सब कुछ सिखा देती है और तुम अपने माता पिता को इसी से अपना दिनचर्या चला रही हो तो चलो अच्छा ही है, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं कोई और देखेगा तो बड़ा भला बुरा कहेगा और हम लोगों के बारे में क्या सोचेगा। तो कहता है ठीक प्राची, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊँगा। तो वो जाने लगता है। तो प्राची कहती है कि नहीं निखिल, ऐसा है कि तुम्हें मैं भी स्टेशन छोड़ने चलती हूँ। तो वो स्टेशन छोड़ने जाती है और जाने के बाद जो है निखिल जब जाता है तो कहता है ठीक है, मेरा तुम इंतज़ार करना, मैं शाम को फिर वापस आऊँगा तुम्हारे यहाँ, क्योंकि तुम्हारी रोटी हमको बहुत अच्छी लगी है तो हम लोग साथ में खाएंगे और हमें बहुत अच्छी लगी। तो वो कहती है ठीक है, अच्छा आ जाना। तो आने के बाद वे प्राची चली आती है और निखिल रात दिन में वहीं पे सोता है कमरा लेके और स्टेशन पे। और वहीं के बाद जब शाम होती है तो फिर वो प्राची के पास चला जाता है। तो प्राची अपनी माँ से कहती है कि देखो माँ, ऐसा है कि आज रोटी या खाना मैं बनाऊंगी, आज आप नहीं बनाना, क्योंकि वो जानती है कि अगर माँ बनाएगी तो गिन के ही 6 रोटी बनाएगी, 2 पापा के लिए, 2 अपने लिए, 2 मेरे लिए। और फिर उसके बाद फिर वो जान जाएगी कि ये ज़्यादा रोटी क्यों बना रही है, तो वो खुद ही रोटी बनाने के लिए कहती है कि मैं खाना बना लूँगी, आप परेशान मत हो माँ। तो वो क्या करती है कि खाना खुद ही बनाती है, उसके बाद लाती है तो अपना भी वहीं पे जो है
निखिल और प्राची दोनों मिलकर खाते हैं। खाने के बाद जो है फिर वो इसी तरीके से बातें करते हैं, और बातें करने के बाद जो है फिर वो कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, और जाने के बाद फिर आऊँगा। फिर वो चला जाता है, और इसी तरीके से वो 5-6 दिन 8-10 दिन इसी तरह आता जाता रहता है। रात में चला आता है, दिन में वहीं रह जाता है। और आने के बाद जो है प्राची का भी उससे मन नहीं लगता है उसके बगैर, और वो भी इंतज़ार किया करती है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। और फिर जो है प्राची भी इसी तरह खाना बनाती है, तो वो कहता है कि देखो प्राची, प्राची ऐसा है कि तुम्हारे पिता, और अब तुम भीख मांगने नहीं जाना, और तुम्हारे माता पिता का जो भी खर्चा होगा मैं दे दिया करूँगा, और तुम्हें आपसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझी। और मैं मेरे फिर वो दोस्तों क्या होता है कि उनका जो निखिल के पिता है, एक दिन उनको जब पता चलता है तो निखिल के पास फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम किसी लड़के के साथ लिविंग में रहते हो वहाँ पे। तो कहता है कि नहीं, हाँ पिताजी, वो एक लड़की थी, वो हमारे ही क्लास फेलो है, वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, और हम लोग तो काफ़ी बड़े घर की थी, तो वो अलग ना रह के हम लोग दोनों साथ में रहते थे, और हम लोगों दोनों में प्यार हो गया, तो हम लोगों ने मिलकर शादी कर लिया है। तो पापी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करिएगा। तो उसके पापा बहुत ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम जो है ये सब इतनी गलत काम किए हो, बताओ मुझे कुछ बताया नहीं और तुम लोग चुप्पे से शादी कर ली, ये कौन सा तरीका है तुम्हें शादी करने का। तो गुस्सा होता है, गुस्सा होने के बाद कहता है गलती हो गई पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस पे उसका मन पिघल जाता है और कहता है, तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, अच्छा ऐसा है तो तुम लोग चले आओ, और यहाँ पे धूमधाम सब तुम लोग की शादी करा देंगे, और क्या करेंगे। तो फिर उसकी माँ भी कहती है कि देखो बेटा, अब गलती तुमने की ही है, तो ऐसा है कि उसे ले आओ, और हम लोग यहीं पे जो है उसकी दोबारा शादी फिर से करवा देंगे। तो वो लड़की लेके वो प्राची को लेके अपने माँ बाप के पास जाता है, और जाने के बाद फिर उसकी वहीं से धूमधाम शादी कराने के लिए उसके पापा कहते हैं कि उसके माँ बाप को बुला लो। तो वो वहाँ पे झूठ बोल देता है, कहता है कि उसके माँ बाप अभी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो है वो लोग काफ़ी दूर रहते हैं, और हम लोग चुप्पे से शादी की है, तो वो नाराज़ भी बहुत है, इस वजह से वो नहीं आने के लिए तैयार है। तो उसके माँ बाप कहते हैं निखिल के कि कोई बात नहीं, चलो अगर नहीं भी आते हैं तो तुम्हारी शादी तो इधर से हम करा ही देते हैं। फिर वो बड़ी धूमधाम से शादी उन दोनों की करा देते हैं, और कराने के बाद जो है निखिल कहता है प्राची से कि देखो प्राची, ऐसा है कि तुम ऐसा करना कि मेरे माँ बाप का दिल जीत लेना, और अच्छे से काम धाम करना। अगर ये तुमने इनका दिल जीत लिया तो मैं धीरे से सारी कहानी इनको बता दूंगा, तुम क्या हो, कैसे हो, कहाँ तुम्हारे माँ बाप हैं, फिर हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। प्राची वही काम करती है, अपने माँ को कोई जो निखिल के मम्मी पापा को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती है। टाइम पे खाना बना देती है, चाय टाइम पे ले जाती है, कपड़े धो देती है, तो और सुंदर भी काफ़ी होती है। तो इस वजह से उसके माँ बाप जो है बड़े खुश हो जाते हैं। तो एक दिन क्या करता है कि जो निखिल होता है चुपके से अपनी माँ को बता देता है, कहती है कि माँ, ये लड़की जो है बहुत ही गरीब घर की है, अमीर घर की नहीं है, और ये वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, ये एक दिन भीख मांग रही थी, और भीख मांगते हुए बंजारन है और भीख मांग रही थी, मांगते मांगते मेरे पास आई, तो मैंने इसके 15,000 रुपये दे दिए थे। और देने के बाद जो है फिर एक दिन मैं इसके घर गया, देखा तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर मेरे मन में आया कि लड़की अगर सुंदर काफ़ी है, अगर गरीब घर की है, लेकिन ये हमारी सेवा बहुत करेगी, हम लोग के पास जो है पैसे की कोई कमी नहीं है, इस वजह से हमने भी इससे वहीं पे शादी कर लिया। तो इस बात पे माँ जो है कहती है कि तुमने बेटा ये काम तो बहुत ही अच्छा किया, गरीब घर की लड़की को एक तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो अपने साथ शादी कर लिया। तो इसका बाप सुनता है तो वो भी बहुत खुश होता है, वो कहता है कि चलो अच्छा ही है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, एक होनहार पत्नी ही चाहिए, पत्नी और बहू ही चाहिए थी। क्योंकि जो है अगर वो बड़े घर की होती तो शायद इज्जत इतना नहीं देती, इतना काम मान सम्मान नहीं देती, और काम धाम और हम लोग को इतना सेवा नहीं करती। ये गरीब घर की लड़की लाए हो, ये हमेशा हम लोग की इज्जत करेगी और सेवा करेगी। ये बात पे जो है निखिल बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि पापा मम्मी आप लोग इतने भी अच्छे होंगे कि मेरी बात को नज़रअंदाज कर देंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। तो कहता नहीं बेटा, तुमने गलती नहीं की है, लेकिन यही गलती की है तुमने हमें कुछ बताया नहीं, बस ये गलती की है, और कोई बात नहीं। वैसे भी हमें बहू ढूंढना ही था,
ये केवल गलती तुमने इतनी की हमें बताया नहीं। तो इस बात पे जो है वो गुस्सा नहीं होते हैं और उसी तरीके से राजी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। और कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। वैसे हमें तो बहुत ही अच्छी लगी थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि ये कहानी आप लोग को सुनाई जाए। धन्यवाद।